गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कशन की थी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे थे। हिस्टोग्राम मैंने आपको बता दिया था। आज हम सेकंड टाइप की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में मैंने डिफरेंस भी बता दिया था, और हमने हिस्टोग्राम दो तरीके से बनाया था। एक हिस्टोग्राम बनाया था जब आपके पास इक्वल क्लास इंटरवल्स हो उसका डाटा, और एक था जब आपके क्लास इंटरवल्स इक्वल ना हो। अनइक्वल और इक्वल में फर्क ये था कि अगर आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो आपको एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसीज को कम करना पड़ता था, फिर प्लॉट करना है, तभी आपका हिस्टोग्राम सही आएगा। और हिस्टोग्राम डायमेंशन डायग्राम है जिसमें विड्थ और हाइट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को मैं पहले आपको बना हुआ दिखा दूं। दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी दो तरीके से बनता है, और ये कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों के लिए काम कर लेता है। हिस्टोग्राम तो आपको बनाने के लिए कंटिन्यूस सीरीज ही चाहिए, क्लासेस चाहिए होंगी ना, कंटिन्यूस सीरीज में ही ग्रुप्स होते हैं, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप पॉलीगन बना रहे हो तो वो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज दोनों में ये बन जाता है। ठीक है, ये भी 2 डायमेंशन है, क्योंकि यहां पर भी क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है और हाइट भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि विड्थ भी इंपॉर्टेंट है और हाइट भी इंपॉर्टेंट है। और जहां पर विड्थ और हाइट दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, जहां पर विड्थ और हाइट दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, वहां पे से 2 डायमेंशन डायग्राम बोलते हैं। रेक्टेंगल डायग्राम भी बोलते हैं और एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। दिस इज अगेन एन एरिया डायग्राम। अब ये दो तरीके से बनता है। एक तो आप कंटिन्यूस सीरीज में बना सकते हो। आप पहले हिस्टोग्राम बनाइए। हिस्टोग्राम बना के क्या करना है आपने, देखिए ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम है। मैडम देखो जरा, हिस्टोग्राम बन गया। आपने करना क्या है, हर हिस्टोग्राम की मिड पॉइंट्स ले लेने हैं। ये मिड पॉइंट्स यहां ले लिए, ये मिड पॉइंट्स यहां ले लिए। हर हिस्टोग्राम के आपने इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो इस तरीके से, स्केल से। फ्री हैंड नहीं करना आपको, ये स्केल से ही ज्वाइन करना है। ठीक है, यहां मिड पॉइंट ले ले। मिड पॉइंट लेने के बाद उसके बाद अगली क्लास जो होती है, ये अगली क्लास है, फर्स्ट क्लास से पहले वाली क्लास और फर्स्ट क्लास के बाद वाली क्लास, वहां तक उनके मिड पॉइंट तक इस लाइन को ज्वाइन करना। स्टार्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा, जहां से आपका शुरू हो रहा है डाटा, उसे प्रीवियस क्लास का मिड पॉइंट वहां से स्टार्ट होगा, और जहां पर आपका डाटा एंड होता है उसके अगली क्लास तक का मिड पॉइंट आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आके ये ज्वाइन हो जाएगा यहां पर। क्लियर, यानी कि एक्सटेंड करना है लाइंस को ताकि स्टार्टिंग पॉइंट पता चले। अब इसका एरिया जो है उतना ही होगा जितना हिस्टोग्राम का होगा। इस डायग्राम का, इस पॉलीगन का एरिया बेसिकली उतना ही होगा जितना किसका होगा, हिस्टोग्राम का होगा। हाँ जी, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। ठीक है, बता दिया क्या होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अनदर वे ऑफ शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज मेंट फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट सीरीज, बट ये कंटिन्यूस सीरीज में भी बन जाती है। कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, it also apply for grouped frequency distribution, यानी कंटिन्यूस सीरीज, बट विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल रिमेन द सेम। अनइक्वल क्लास इंटरवल में नहीं बनेगा ये, बस याद रखना। आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो तब नहीं बनेगा जब आपकी क्लास इंटरवल्स अनइक्वल होंगी। ठीक है, इट इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। अगर आप इसे हिस्टोग्राम से बनाओगे तो वो हर रेक्टेंगल जो भी बनेगा उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्केल से ज्वाइन करना है, फ्री हैंड कर्व नहीं बनाना। अंडर दिस मेथड मिड पॉइंट्स आर ज्वाइंड यूजिंग ए फुट रूल। फुट रूल का मतलब स्केल, टू मेक ए स्ट्रेट लाइन। It can be drawn even without constructing a histogram by marking mid value of class on x axis and corresponding frequencies on y axis। तो यहां पर आई थिंक नीचे दिया होगा इन्होंने, नहीं दिया नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है कि हिस्टोग्राम बनाना है। तो उस केस में क्या प्लॉट करोगे, देखो कैसे करोगे। उस केस में आप अगर हिस्टोग्राम नहीं बनाते हो तो एक काम करेंगे, हम 0 to 10 तो लिख ही देंगे, 20 ये तो लिख देंगे। इसका मिड पॉइंट उठाएंगे, यहां पर लाइन बना देंगे। इसका मिड पॉइंट उठाएंगे, फ्रीक्वेंसी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो इसके मिड पॉइंट में लिख देंगे। जो 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 और 30 के मिड पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है, मार्क कर देंगे। 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी होगी वो 30 to 40 के मिड पॉइंट पे मार्क कर देंगे।
जो 40 to 50 की फ्रिक्वेंसी होगी यहां मार्क कर देंगे, 50 to 60 की फ्रिक्वेंसी होगी यहां मार्क कर देंगे, 60 to 70 हमारे पास हिस्टोग्राम नहीं है, 60 to 70 की फ्रिक्वेंसी होगी यहां मार्क कर देंगे, 70 to 80 की होगी यहां कर देंगे, 80 to 90 की यहां और 90 to 100 की यहां, और ऑटोमेटिकली आ गए ये पॉइंट यहां पर। स्केल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो बिना हिस्टोग्राम के भी आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हिस्टोग्राम के अंदर ही बनेगा। क्लियर? और अगर आपने इसको डिस्क्रीट सीरीज में बनाना है तो फिर तो बहुत ही ईजी है। नीचे मार्क्स लिखो, उनके सामने ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लॉट करो, हर एक मार्क्स के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर एक मार्क्स के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट, और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो जैसे लाइन डायग्राम बनाए थे ना, लाइन डायग्राम में सिर्फ लाइन डायग्राम पता क्या होता था, लाइन डायग्राम ऐसी लाइन बन जाती थी। अब इसमें क्या फर्क है, एक तो स्केल से बनाएंगे, ठीक है, दूसरा इसके पॉइंट को टच करेंगे नीचे, ऐसे नहीं ऊपर कोई हवा में छोड़ देंगे, ठीक है, एरिया को कवर करेगा ये। लाइन डायग्राम में विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं थी, यहां विड्थ भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलते हैं आगे। टोटल एरिया अंडर हिस्टोग्राम शुड बी इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर पॉलीगन। वो एरिया क्यों आएगा, जितना आप लाइन ज्वाइन करके जितना बाहर जाता था उतना ही एंटर कर लेते थे, तो दोनों बराबर हो जाता है, एरिया इसलिए बराबर है। ज्यादा डिटेल में तो आप दूसरे लेक्चर देख लेना। उसके बाद देखो ये पॉइंट मैं आपको बोल रहा था, बोथ साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर एक्सटेंडेड, दोनों साइडों को एक्सटेंड किया जाता है ताकि वो एक्सिस को मीट करे। कौन सी एक्सिस को मीट करेगी, एक्स एक्सिस को। शुरुआत वाला पॉइंट नेगेटिव साइड में चला जाएगा और जो एंड वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव साइड में, extended to meet the x axis at the midpoint of the immediately lower, यानी कि पहले वाली क्लास, जीरो से पहले वाली क्लास, immediately lower और हायर इमेजिन्ड क्लासेस। ये क्लासेस असल में नहीं है बट आपने इमेजिन करना है कि ये हैं और उनके मिड पॉइंट में ज्वाइन कर देना है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जीरो मान लेंगे। क्लास मान लेंगे भी क्लास एग्जिस्ट कर रही है, हम मान लेंगे कि क्लास एग्जिस्ट कर रही है 0 to -10 और इधर 100 to 110, इनकी फ्रीक्वेंसी हम क्या मान लेंगे, 0, और 0 आएगी तो फिर इसी पॉइंट को टच करोगे, ठीक है, और ऑटोमेटिकली भी ज्वाइन कर दोगे। हायर इमेजिन क्लास इंटरवल ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी, दिस इज डन टू इक्वेट द एरिया ऑफ पॉलीगन टू एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, तभी एरिया बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सम ऑफ एक्सक्लूडेड एरिया शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंक्लूडेड एरिया। जो एरिया आप लाइन बना रहे हो ना, ये देखो एक्सक्लूड हो रहा है, ये 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 भी 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 एक्सक्लूड हो रहा है हिस्टोग्राम में से, लाइन में बाहर रह रहे हैं। और आप देखो ये एरिया अंदर आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है बाहर वाला, तो कहता है जो एरिया इंक्लूड हो रहा है और जो एरिया एक्सक्लूड हो रहा है दोनों बराबर होंगे, इसलिए आपका जो एरिया है वो हिस्टोग्राम जितना ही रहेगा। ओके, द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम वो मोड को लोकेट करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग ए पॉलीग्राम इज टू लोकेट द मोड। कहां है मोड, यहां पर है, ठीक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व बेसिकली हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से ही बनती है, चाहे आप हिस्टोग्राम बना लो चाहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लो, फिर उसको फ्री हैंड से ज्वाइन करो, एक शेप बन जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व ज्यादा बेटर है। फ्रीक्वेंसी कर्व में हमें डाटे की भी जरूरत नहीं होती है, मुझे उसकी शेप से मतलब होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व बहुत मिन्यूट डिटेल डाटे के बारे में नहीं बताती है, बट डाटे की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देती है, अभी किस डायरेक्शन में घूम। बहुत ज्यादा मिन्यूट डिटेल चाहिए तो स्केल उठाओ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लो। अगर आप बहुत ही फ्री हैंड कर्व सी बना लोगे डाटे की, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि डाटे की मूवमेंट किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तरफ को झुकी हुई है, झुकी हुई डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्क्यूड है, बेल शेप है, किस टाइप की जे शेप है, कौन सी शेप का डाटा है, किस टाइप का डाटा है, वो हमें अंदाजा मिल जाएगा। तो अगर, और एक और चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिना डाटे और डाटे दोनों के केस में बन जाती हैं। तो सॉरी, फ्रीक्वेंसी कर्व की बात कर रहा हूं। देखिए आप समझिए, ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी आपका हिस्टोग्राम दे रखा है, और जो ये आपकी डॉटर लाइंस हैं ये पॉलीगन है, और फिर हम लोगों ने ये स्मूथ कर्व से बना दी। ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व है, ठीक है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी कर्व की शेप्स होती हैं अलग अलग। देखिए ये है फ्रीक्वेंसी कर्व की एक शेप,
जिसको बेल शेप बोलते हैं। और सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं ना, वो इसी शेप को अज्यूम करके हुए हैं। ये शेप का मतलब क्या है? डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो क्या होता है? डाटा बिखरा कैसे हुआ है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ ये वेरिएबल बढ़ता है, दूसरी तरफ ये वेरिएबल बढ़ता है। अगर दोनों सेम प्रपोर्शन में बढ़ रही हैं और फिर सेम प्रपोर्शन में फॉल हो रही है, ये सेम स्पीड से बढ़ के सेम स्पीड से फॉल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बेल शेप। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं पहले, फिर उसके बाद क्लियर होगा आपको। देखिए यहां आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल की वैल्यूज है, कोई भी 1 2 3 4 कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं। दीज आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। और ये वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 3 7 8 10 15 5 7। ये एक डाटा एक डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है कि डाटा ऐसे है। ज्यादातर लोग 6 पे फॉल कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे 5 वैल्यू पे फॉल कर रहे हैं। तो ये एक डाटे की बिखरावट है, बिखरा कैसे हुआ है। इसको आप प्लॉट करोगे ना डाटे को, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगी आपको। यहां पर आपका वेरिएबल आएगा, यहां पे आपकी फ्रिक्वेंसीज आ गई, तो अब इस तरीके की शेप कुछ बन जाएगी, कोई भी शेप बन सकती है। तो एक वो एक डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है कि इस तरीके से बिखराव। और मान लीजिए आपकी क्लास है, क्लास में हम ये 10 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स हैं, ये एक टेस्ट हुआ, ये 30 मार्क्स हैं, ये 40 मार्क्स हैं, ये 50 मार्क्स हैं, ये 60 मार्क्स हैं। ये फ्रिक्वेंसी है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 हैं, 2 बच्चे ऐसे इनके 40 हैं, 1 बच्चा ऐसा इनके 50 है और 0 बच्चा ऐसा है जिनके 60 हैं। तो ये क्लास नलायकों की क्लास है, नलायक भरे बड़े हैं। इट्स लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूशन कि स्टूडेंट कैसे हैं, नलायक हैं। जस्ट यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट क्लास। अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, ये मार्क्स है और यहां फ्रिक्वेंसी है, ये 2 4 6 8 10, यहां 20 लगा देते हैं, चलो ठीक है। मार्क्स हैं 10 20 30 40 50 60। 10 मार्क्स 10 बच्चों के आए, ठीक है। 20 मार्क्स 20 बच्चों के आए, 30 मार्क्स 4 बच्चों के आए, और 40 मार्क्स 2 बच्चों के आए, 50 मार्क्स 1 बच्चे का आया और 0 आ गया। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, तो इस तरीके की शेप बन जाएगी, ठीक है। तो इसको देख के आपके पास ये नहीं भी डाटा है ना, यू डोंट हैव दिस डाटा, है नहीं, तब भी मार्क्स इधर को जा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी इधर को है, तभी देख के अंदाजा लग जाएगा कि बच्चे क्लास में नालायक है। क्यों? कम मार्क्स में बच्चों की गिनती ज्यादा है, और जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बच्चों की गिनती क्लास में कम हो गई है। तो ये फ्रिक्वेंसी कर्व्स के लॉजिक्स होते हैं कि आपको देख के ही उस डाटा कैसा है, उसकी नेचर क्या है, उसका अंदाजा हो जाता है। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा बोलते हैं, कि फ्रिक्वेंसीज कैसे फैली हुई हैं, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए यही चीज ऐसे हो जाए, तो क्लास में होशियार बच्चे ज्यादा हैं, मार्क्स इधर को जा रही है, फ्रिक्वेंसी इधर को जा रही है, कम नंबर पर बच्चों की गिनती कम है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं कि बच्चों की गिनती ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे इस क्लास को, कि यहाँ इस क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों की गिनती ज्यादा है। तो अगेन दिस इज अगेन ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको फ्रिक्वेंसी कर्व एक आइडिया प्रोवाइड कर देती है कि जिस डाटे को आप स्टडी कर रहे हो वो किस तरीके का डाटा है। बहुत एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि हम स्केल से थोड़ा ना प्लॉट करते हैं, जैसे एक आइडिया मिल जाता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने इकट्ठा किया वो किस तरीके का है। देखो स्टैटिस्टिक्स को समझना है, दो तरीके से होता है, एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने +1 +2 में क्वेश्चन ही सॉल्व किए है, तो वही पढ़ा रहा हूं ना, नथिंग न्यू। ये चैप्टर ऑलरेडी आप +1 या +2 में पढ़ चुके हो, पढ़ा मैं वही रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग में घुसे चीज।
लॉजिक समझ में आए कि वो क्या है ये। एक तो ये तरीका है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फॉर्मूला याद करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो आप स्टैट्स में पास नहीं होगे। ऑब्जेक्टिव है, आपको वो नहीं बोलेगा कोरिलेशन निकाल के बताओ, मीन निकाल के बताओ, मीडियन मोड नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। वो तो ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन बनाएगा, वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा। अगर आप उस चीज में नॉलेज लेना चाहते हो ना, तो आपको सोचना तो पड़ेगा। सोचने पर ना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इशू इजी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर आप मेरे को बोलो कि सीधा सीधा मैं आपको वो बताऊं जो पेपर में आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। हालांकि मैं स्पीड से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि फास्ट ट्रैक में इससे स्लो नहीं हो सकता, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो एक शेप है, इस शेप को क्या लगता है, इस शेप को देख के क्या लगता है, बेल शेप है। व्हाट डज बेल शेप मींस कि डाटा बराबर बटा हुआ है। ये एक ऐसी क्लास है जिसमें नलायकों और होशियारों की गिनती बराबरी में बटी हुई है। ये अब किसी चीज को भी हो सकता है, इधर आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, इधर आप मार्क्स ले रहे हो। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, और जब मिडल पे मार्क्स आ गए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट मिडल पे थे, और जैसे जैसे अगेन मार्क्स की गिनती बढ़ रही है, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट उसी स्पीड में, जिस स्पीड में वो बढ़ रहे थे, उसी स्पीड में वो फॉल कर रहे हैं। इसलिए इसको बेल शेप बोला गया, घंटी की शेप है ये, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी यही है। और हम अज्यूम करते हैं कि स्टैट्स में जब भी हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही होती है। इन रियलिटी ये परफेक्शन है, और ये नहीं मिलेगी आपको जिंदगी में कहीं भी। ठीक है, बट फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो हम इस डाटे को अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये वाला डाटा बताओगे कौन सा होगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं, टू 4 6 4 2, बेल शेप है। ठीक है, जिस तरीके से आप वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, पहले धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी और फिर उसी स्पीड में फॉल करने लगी। तो हम ऐसी डाटे को, हम इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम कर लेते हैं और सारे फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। ठीक है, एक और शेप है जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुकाव होता है, स्क्यूड डाटा बोलते हैं। स्क्यूड डाटा मतलब झुका हुआ डाटा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक डाटा झुका हुआ है। ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड है, और ये अगर दूसरी तरफ को झुका हुआ तो नेगेटिवली स्क्यूड है। ये वही एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ पर ये होशियार बच्चों की क्लास है, नालायक बच्चों की क्लास है, या नालायकों की गिनती ज्यादा है। अगर अगर इनकम लेवल में बात करो, गरीबों की गिनती ज्यादा है। नीचे इनकम ले लो, इधर नंबर ऑफ ले लो, इधर इनकम ले लो। इनकम को इकोनॉमिक्स में किस वाई से डोनेट करते हैं ना, वाई से आप इनकम को डोनेट करते हो, और आपकी जीरो है यहाँ पर, तो जीरो के आसपास इनकम कम होगी, तो कम इनकम के ऊपर लोगों की गिनती कितनी है, ज्यादा है, तो मतलब गरीब हो गए। और जब इनकम बढ़ गई तो लोगों की गिनती कम होगी, यानी कि अमीर कम है, गरीब ज्यादा है, तो गरीब देश हो गया ना ये, मतलब जिसके अभी डाटा है। दूसरी तरफ इधर ये अमीर देश की डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब आप समझ रहे हो, फ्रिक्वेंसी कर्व में डाटा की जरूरत नहीं है, जस्ट शेप देख के ही हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? ये होशियार बच्चे भी हो सकते हैं, और ये अमीर देश भी हो सकता है जहां पर गरीबों की गिनती ज्यादा है और अमीरों की, उल्टा बोल गया है ना, जहां पर अमीरों की गिनती ज्यादा और गरीबों की कम है। चले आगे, यू शेप्ड। यू शेप क्या है? नलायक भी ज्यादा है, होशियार भी ज्यादा है ना, और मिडल में कम है। एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं बेसिकली। यहाँ तो कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं या बहुत नालायक है ना। आपकी क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों में से कौन सी है? ये वाली। अच्छा, नालायकों की गिनती भी ज्यादा है और होशियारों की गिनती भी ज्यादा, तो आप लोग कौन कौन किस कैटेगरी में काउंट करता है? इस कैटेगरी में कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा ना। आप आ रहे हो? आप आ रहे हो काहे? 1.5 ईयर के बाद? तो क्या हुआ? मैंने अपनी कॉमर्स स्टडी के 7 साल बाद सीए शुरू की थी, तो आप तो 1.5 साल बाद ही कर रहे हो ना। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एम कॉम करके।
2 साल +1 +2, 3 साल ग्रेजुएशन 5 हो गए, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन 7 हो गए। तब जाके समझ में आ गया कि 7 साल खराब कर लिए। चलो वापस। तो आपको तो जल्दी अकल आ गई, 1.5 साल में ही आ गई, मेरे को 7 साल बाद आई थी। 5 कैसे? अरे कॉमर्स की मैंने बोला ना, चलो 5 लगा लो, 5 साल ज्यादा वेस्ट किया आपसे, आपने 1.5 साल ही वेस्ट किया, पर मैं फेल नहीं हुआ, जब बैठा तो पास हो गया। तो आप डोंट कंसीडर योरसेल्फ कि आप वीक हो, बस मेहनत करो, हो जाएगा ठीक। तो ये क्लियर है ना कि डाटा जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स में हायर है, लोअर वैल्यू पे वैल्यू ज्यादा है और हायर वैल्यू पे भी वैल्यू ज्यादा है और मिडल में वैल्यू कम है। इसको ना एक और बोलते हैं कि ट्रैफिक है। मॉर्निंग में लोग दफ्तरों में जाते हैं, यहां पर टाइम लिख दिया, ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। मॉर्निंग में स्कूल वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, ऑफिस जाने वाले ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा ट्रैफिक होता है। दोपहर में घर से कोई निकलता नहीं है, वैसे आजकल ये गलत है, आजकल दोपहर में भी ट्रैफिक होता है, लेकिन जनरली बहुत धूप है, मान लो मई जून का महीना है, तो लोग जनरली दोपहर में घर से नहीं निकलते हैं, तो ट्रैफिक कम हो गया। और शाम को फिर वापस आ रहे होते हैं, घूमने निकल रहे होते हैं, गेड़ियां मारने के लिए लोग जाते हैं, मौसम ठीक हो जाता है, वापस तो आ जाते बीच में ही कहीं वापस तो दोपहर में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग घूमने वाले ज्यादा हो जाते हैं, शाम को देखा करो भीड़ ज्यादा है, घूमने वालों की ज्यादा है, मतलब वट एवर बी द रीजन, ज्यादा होगी गाड़ियां शाम को फिर से, ठीक है। तो ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है बाय मॉडल। ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर पीक हाईएस्ट वैल्यू, डाटे का कंसेंट्रेशन किसी एक पॉइंट पर नहीं है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहां पर डाटे का कंसेंट्रेशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को ये इंडिकेट करता है। जे शेप्ड भी सिमिलर किसी और चीज को इंडिकेट करता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग शेप्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी कर्व्स में आपके पास बहुत सारी शेप्स मिलेंगी और हर शेप किसी अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता होगा। क्लियर? तो आइए फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में पढ़ ले। ये रहा फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लिमिटिंग फॉर्म का मतलब फ्री हैंड से बनाई गई है, इसलिए लिमिटिंग फॉर्म बोला है इन्होंने। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को स्मूथ कर देती है, स्मूथ का मतलब उसके एजेस को कंसीडर नहीं करती। अगर स्केल से बनाओगे तो एजेस आएंगे ना डाटे के, आप स्केल से लाइन ज्वाइन करोगे, फिर स्केल से लाइन ज्वाइन करोगे, फिर स्केल से लाइन ज्वाइन करोगे, तो कॉर्नर्स बनेंगे, उनको स्मूथ कर देती है ये लाइन, क्योंकि फ्री हैंड कर्व है ना। उसके बाद ए फ्री हैंड स्मूथ कर्व ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जहां जहां से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जा रहा है वहीं वहीं से हम इस कर्व को ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्केल से नहीं करेंगे। द एरिया ऑफ कोर्स सेम होगा, जब सेम चीज को ही कर रहे हो तो एरिया तो सेम ही होएगा ना। तो एरिया इनक्लोज बाय फ्रीक्वेंसी कर्व, ये एरिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जितना ही होगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया हिस्टोग्राम जितना ही होता है, ठीक है। द एरिया इनक्लोज बाय फ्रीक्वेंसी कर्व विल बी सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बट द डायग्राम विल बी मोर सिमेट्रिकल। डायग्राम में सिमेट्री होगी। अगर आप कोई डायग्राम स्केल से बनाते हो, आप मान लीजिए पेंटर हो या चित्रकारी करते हो, ठीक है, मान लो स्केचेस बनाते हो, तो अगर आप स्केल का इस्तेमाल लेके कर रहे हो तो उसमें वो एग्जैक्टनेस नहीं आती है ना, क्योंकि हमारे चेहरे जो होते हैं वो कर्व्ड नहीं, उस तरीके से वो नहीं है, एजेस नहीं है हमारे, स्मूथ है। गोलाई भी है तो एकदम से ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं है, वो ऐसे गोलाई है, कईयों की ऐसे होगी, कैसे भी हो सकती है चेहरे की गोलाई, ठीक है। क्या ऐसे भी होती है, यहाँ पे ठोडी सी निकली होती है, ऐसी भी होती है, मतलब एजेस नहीं होते हैं, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं कि ऐसे वाले ज्यादा अट्रैक्टिव निकलेंगे, दिखे दिखे, उसने ठोडी को मारनी है वो ऐसे करके, तो वट जो भी है, तो स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। The area enclosed by the frequency curve will be same as that of frequency polygon, but the diagram will be more symmetrical. Symmetrical होता है, it would be better, it would therefore better represent the characteristics of frequency than a polygon with a sharp edges. इसलिए ज्यादा better represent करता है डाटे को, ओके। चलिए, ये बना हुआ आपके सामने, ये मैंने आपको शेप्स अलग अलग बता दी हैं, नॉर्मल, सिमेट्रिकल, बेल शेप, मोस्ट कॉमनली यूज शेप है ये, ओके।
और जितने भी हम लोग फॉर्मूले, देखो स्टैट्स में जब हम फॉर्मूले ड्राइव करते हैं ना, हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है। साइंस के फॉर्मूलों में अजम्पशन नहीं होती, क्योंकि साइंस के फॉर्मूले में अजम्पशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि साइंस में जो नेचर है, वो नेचर, और नेचर अपने काम में कंसिस्टेंट होती है। आप यहाँ पर नेचर देख लो, या अपनी जहाँ पर आप घर रह रहे हो वहाँ के नेचर का बिहेवियर देख लो, किसी और स्टेट में जाके नेचर का बिहेवियर देख लो, या किसी और कंट्री में जाके नेचर का बिहेवियर देख लो, तो आप देखोगे नेचर का बिहेवियर कंसिस्टेंट है, सेम है। तो वहां से उस बिहेवियर को कंसीडर करके दे कैन ड्राइव द फॉर्मूला। लेकिन स्टैट्स के फॉर्मूले ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम नेचर की बात नहीं करते, यहाँ ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर करके हम फॉर्मूले ड्रॉ करते हैं। अब ह्यूमन बिहेवियर में क्या है? हर पल में बदलता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन का ह्यूमन बिहेवियर अलग है, और एक पर्सन का खुद का एवरीडे बिहेवियर बदलता है। समडे आप किसी को कुछ बोल रहे होते हो, समडे किसी को कुछ बोल रहे होते हो, ठीक है? तो ह्यूमन बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमें ना एक बिहेवियर को अज्यूम करना पड़ता है कि हम जो फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हैं वो ह्यूमन का ये वाला बिहेवियर अज्यूम करके बना रहे हैं। उसी तरीके से जब हम स्टैट्स में डाटे की मतलब कोई भी डेरिवेशन करते हैं, कोई फॉर्मूला बनाते हैं, कोई फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो हमेशा मानते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? चलिए काम करते हैं, मैं सबको बोल रहा हूं अज्यूम करो जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। अज्यूम कर लिया? क्या सबका जे शेप सेम होगा? अलग अलग होगा। शेप जरूर जे होगी, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हो सकती है। अगर मैं बोलूं जी पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा अज्यूम करो, पॉजिटिवली स्क्यूड वाली ये वाली शेप अज्यूम करो, ये वाली आपने अज्यूम कर ली। अब पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर ये वाली पॉजिटिव स्क्यूड है तो ये वाली पॉजिटिव स्क्यूड ही होगी, ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो इसकी एन नंबर ऑफ शेप्स हो सकती हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब डाटा जीरो की तरफ झुका हुआ है। अब आप सबको मैं बोलूं ना कि एक पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा बना के लाओ घर पे, तो सब अलग बना लाएंगे, लेकिन सारे पॉजिटिवली स्क्यूड होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई हम आप बेल शेप डाटा बना के लाओ, सबकी शेप सेम होगी, क्योंकि आपको मालूम है सिमेट्रिकल बनाना है, सबके दिमाग में सेम चीज चलेगी, इसलिए उसको अज्यूम कर लिया कि कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना है बेल शेप अज्यूम कर लो, अदरवाइज तो डाटा कंसिस्टेंट मिलेगा ही नहीं आपको। इसलिए स्टैट्स में जितने भी हम काम करेंगे बेल शेप डाटे पे करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आता है ओजाइव्स। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम हमने कर लिया, हिस्टोग्राम के बाद पॉलीगन हमारा हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व्स होगी। अब क्या है? ओजाइव्स। ये जो ओजाइव्स होती हैं बेसिकली क्या करती हैं? कंटिन्यूस सीरीज को प्रेजेंट करती हैं, और इसका यूज क्या होता है? मीडियन को कैलकुलेट करना। ओजाइव्स कौन सी टाइप की सीरीज की बनती हैं? क्यूमुलेटिव सीरीज की। क्यूमुलेटिव सीरीज कितनी टाइप की होती हैं? एक मोर देन क्यूमुलेटिव, एक लेस देन, है ना? एक मोर देन, एक लेस देन। तो दो अजाइव्स बनती है, एक मोर देन अजाइव होती है, एक लेस देन अजाइव होती है। दोनों को प्लॉट कर लो, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस पे, वो मीडियन आ जाएगी जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो अजाइव्स का काम सिर्फ किसको? मीडियन को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है? जहां पर दोनों अजाइव इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर मीडियन आ जाएगा। ये देखिए, ये आपकी लेस देन अजाइव है। अगर आप लेस देन वाले डाटे को प्लॉट करोगे तो आपका लेस देन अजाइव आएगा, और ये आपकी मोर देन अजाइव है। क्यूमुलेटिव सीरीज, पहले नॉर्मल सीरीज को क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लेस देन सीरीज को प्लॉट करना पड़ेगा तो लेस देन ओजाइव बन जाएगा, मोर देन सीरीज को प्लॉट करोगे तो मोर देन ओजाइव बनेगा। प्लॉट कैसे करना है? एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वेरिएबल लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसीज को लेना है, और फिर जब आप दोनों साइमल्टेनियसली प्लॉट कर दोगे, ये देखो मोर देन बना लिया और लेस देन सीरीज बनाई, फिर प्लॉट कर दिया, ये आ गया। जहां पर इंटरसेक्ट करी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पे किया? एक्स एक्सिस पे कर लिया, वहां से मीडियन आता है। तो सवाल कई बार ना ये आता है कि क्या आप ओजाइव्स किस पर्पस के लिए बनती है? तो मीडियन के लिए बनती है, ये तो क्लियर है। दूसरा सवाल आता है कि क्या आप सिंगल ओजाइव से मीडियन ड्रॉ कर सकते हो? कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपकी सिंगल ओजाइव है, यहां से मीडियन करूं, आप इसका मिड वैल्यू पता कर लीजिए,
50 आ गया, 50 से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ कर लो, ठीक है, और वहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लो, बन जाएगा। ये लेस देन हो जाएगा, इसका मिड वैल्यू 50 है, 50 से आप पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ कर लो, पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, और वहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लो, मीडियन आ गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंस तो पता ही है ना, ग्राफ प्रेजेंट द डाटा इन सच ए फैशन easier for us user to understand, लंबे समझ आना भी आसान रहेगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा, टाइम सेविंग डिवाइस है, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन है टेबल के मुकाबले में, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है इसको बनाने के लिए, ठीक है। इसका जो मैसेज है बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम मीडियन और मोड को जनरली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मीन वैल्यूज नहीं करते हैं हम लोग। ये तो टाइम पड़ा है, ठीक है, क्या कह रहे हो, 9 मिनट पड़े हैं। लिमिटेशन क्या है, एक्यूरेसी नहीं होती, ऑफ कोर्स एक्यूरेसी कहां होगी, एक्यूरेसी तो कहां मिलती है, टेबल में मिलेगी। मोस्ट बेस्ट प्रेजेंटेशन मेथड कौन सा है, टेबुलर प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है, सारी चीजों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ही प्रेजेंट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास एक डाटा है जिसमें मल्टीपल है, ईयर वाइज दे रखा है, मेल फीमेल में डाटा बांटा हुआ है, मतलब आप समझो नंबर ऑफ पीपल डूइंग जॉब ईयर वाइज, पहले वो डाटा मेल फीमेल में बटा, मेल में मैरिड अनमैरिड में बटा, फीमेल में मैरिड अनमैरिड में बटा, मैरिड अनमैरिड फिर सिंगल और मैरिड में, सॉरी अर्बन और रूरल में बटा, सिंगल, ठीक है, और फिर मेल में अर्बन और रूरल में बटा, हर चीज, यानी कि कितनी क्लासिफिकेशन होगी, दोबारा बोल देता हूं, कंफ्यूजन हो गया था बीच में। ईयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पीपल डूइंग जॉब, मेल फीमेल में पहली क्लासिफिकेशन होगी, एक क्लासिफिकेशन तो ईयर वाइज होगी, दूसरी मेल फीमेल में होगी, मेल फीमेल में मैरिड अनमैरिड में बांट दी, तीसरी होगी, चौथी अब मैरिड में अर्बन रूरल, अर्बन में रहते हैं रूरल में रहते हैं, तो हर एक में पांचवी क्लासिफिकेशन होगी, चौथी होगी, चौथी क्लासिफिकेशन होगी, चलो 5 होगी, तो मतलब इतनी क्लासिफिकेशन होगी। अब इसको आप डायग्राम में बना के दिखाओ, अरे नहीं बनेगी क्यों सोच रहा है कहता मैं तो बना के रखूंगा, हाँ तो नहीं बना पाओगे भाई आप, इसलिए ये प्रॉब्लम है। टेबुलर प्रेजेंटेशन इन दैट केस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन, ओनली फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आप दिखा सकते हो, द ग्राफ कैन नॉट बी यूज्ड इन सपोर्ट ऑफ सम स्टेटमेंट, अगर आपको कोई चीज प्रूव करनी है तो आप ग्राफ का सहारा लोगे, आप नंबर्स का सहारा लेते हो जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ, आप नंबर्स कलेक्ट करते हो उसको जस्टिफाई करते हो, तो नंबर टेबल का सहारा ले सकते हो, टेक्स्ट का सहारा ले सकते हो, आप ग्राफ या डायग्राम का सहारा नहीं ले सकते तो, हाँ मतलब अगर ग्राफ हो तो आप उसको प्रूव कुछ नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ग्राफ इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू द tabulation, tabulation is the best method, the most attractive method of data presentation is a diagrammatic presentation, the best method of presentation of data is a tabulation or tabular presentation। तो with this the presentation chapter is over, ठीक है। तो अब हमने काफी आगे निकल आए हम लोग, जिसमें हम लोगों ने स्टैट्स की दोनों डेफिनेशन में जो पहली वाली डेफिनेशन थी वो थी प्लूरल सेंस की, है ना, वो पढ़ लिए थे शुरू में ही, और सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन में 5 स्टेप्स होते हैं आपके, 5 स्टेप्स। पहला होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट तो कर लो ना, उसका एनालिसिस बाद में कर लेंगे कि बिना प्रेजेंटेशन की करोगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के आपके 3 तरीके हैं, कौन कौन से 3 तरीके हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर और डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमारे पास एक डायग्राम्स होते हैं जो हम
टाइम डाटे के जो टाइम ग्राफ्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, जो टाइम के हिसाब से डाटा होता है। और अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा होता है तो उसके लिए हम किस चीज का सहारा लेते हैं, हम उसके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमारे पास 4 तरीके हैं। एक आपका हिस्टोग्राम है, एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है, एक फ्रिक्वेंसी कर्व्स हैं और एक ओजाइव्स है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट पे काम करेंगे, यानी कि हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू कर लेंगे। ठीक है, और सबसे पहला हमारी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो आप क्लियर है? तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।